स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है डाल्टन्स लॉ। तो इसमें बताते हैं बेटा, इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1807। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर exerted बाय अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर exerted by the individual gases at constant temperature। तो जॉन डाल्टन ने क्या करा, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस को फिलअप करा। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस ली और उनको उस कंटेनर में फिलअप करा। फिर क्या देखा, उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस था वो उन गैसेस जो हमने अलग अलग गैसेस लिए हैं उन अलग अलग गैसेस के पार्शियल प्रेशर, मतलब अलग अलग प्रेशर के सम के क्या था, इक्वल आया। ठीक है, और इसी को इन्होंने नाम दे दिया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर हम टू एंड मोर रिएक्टिंग गैसेस का यूज़ करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल यानी अलग अलग गैसों के अलग अलग यानी पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी P टोटल यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डेड डैश। जितनी भी आपकी गैसेज हैं उनके पार्शियल प्रेशर का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा उनके टोटल प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा। बट जो गैसेज हैं वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम जो है कंटेनर का, वेसल का, वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यानी V और T यानी पर्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम पर जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के सम के इक्वल होता है। ठीक है, वेयर P टोटल इज द टोटल प्रेशर ऑफ गैस, P1 P2 डेड डैश इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक, फिर हमने क्या करा, लेट N1 N2 N3 डेड डैश मोल्स ऑफ ABC गैसेस आर मिक्सड टुगेदर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर इज V एंड टेम्परेचर इज T। हमने क्या करा, ABCD हमने मान लिया कि मतलब ABCD कोई गैसेस है जो नॉन रिएक्टिंग है, जिनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमने बेटा, N1 N2 N3 मान लिया और उसको हमने एक वेसल में फिलअप करा। उस वेसल का वॉल्यूम कितना है, V है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, T है। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो उन्होंने क्या देखा, इस तरह अगर हम गैस A की बात करेंगे तो हमने कह दिया उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, क्योंकि अलग गैसेस हैं और उनके नंबर ऑफ मोल भी क्या है, अलग है। तो इसका मतलब प्रेशर अलग होगा, नंबर ऑफ मोल अलग होंगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा है और R ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, इसे गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी फॉर फर्स्ट गैस यानी गैस A के लिए क्या बन जाएगा, P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V। फॉर सेकेंड गैस यानी B के लिए क्या बन जाएगा, P2 इक्वल टू N2 RT अपॉन V। इस तरह से P3 इक्वल टू N3 RT अपॉन V डेट डैश। ऐसे और भी गैसेस होंगे तो उनको लिख लेंगे। ठीक है, यानी P1 P2 P3 का हमें इन टर्म ऑफ मोल पता चल गया। अब ये वैल्यू उठाकर हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पुट करने पर हमने क्या देखा, P टोटल इज इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी है, N1 RT अपॉन V। तो N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस डेट डैश। ठीक है, कॉमन क्या होगा बेटा, तो कॉमन RT अपॉन V सभी में है तो हमने RT अपॉन V को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, M1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, ऐसे डेट डैश। फिर हमने क्या देखा है, किसी चीज़ का अगर सम को हमें लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, समेसन n। समेसन n मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स का सम। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, समेसन n, यानी P टोटल इज इक्वल टू RT अपॉन V समेसन n। ठीक है, इन टर्म ऑफ मोल। अब हमें किसी भी पर्टिकुलर गैस का कंटेनर में जो गैस फिलअप है उसमें किसी पर्टिकुलर गैस का अगर हमें प्रेशर पता करना होगा कि उस गैस के प्रेशर का कितना पार्ट है टोटल प्रेशर में, तो हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर गैस का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका कितना पार्ट है, यानी प्रेशर का कितना पार्ट, टोटल प्रेशर कितना पार्ट जो ए गैस है, ठीक, वो लगा रही है। तो हमने क्या करना होगा, जिस गैस का निकालना है उसका प्रेशर, यानी हमने क्या ले लिया, P1 अपॉन P टोटल। तो P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, N1 RT अपॉन V और P टोटल की वैल्यू हमने क्या निकालती है, RT अपॉन V समेसन N। तो RT अपॉन V कैंसिल हो गया तो क्या आ गया बेटा यहाँ से, N1 अपॉन समेसन N। ठीक है, और समेसन N को क्या लिखते हैं बेटा, N1 प्लस N2 प्लस N3। और हमने आपको एक फर्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जिसका नाम था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, गिवन नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यानी जो वैल्यू आपकी क्या बन गई, मोल फ्रैक्शन बन गई। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
ठीक है। तो पी टोटल का हमने उधर भेज दिया, तो क्या बन गया बेटा, P1 इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, यानी अगर कंटेनर में जो गैस फिलअप है उसमें किसी पर्टिकुलर गैस का अगर हमें प्रेशर आइडेंटिफाई करना है तो उसका टोटल प्रेशर में और उस गैस के मोल फ्रैक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे उस पर्टिकुलर गैस का क्या आ जाएगा, प्रेशर मालूम हो जाएगा। तो ये था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अलग है बेटा, वो आपका फर्स्ट चैप्टर में था। जो डाल्टन्स लॉ है किसका, पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या कहते हैं, दिस लॉ वाज गिवन बाय थॉमस ग्राहम इन 1848। ठीक है, 1848, which state that at constant temperature and pressure rate of diffusion of gases is inversely proportional to the square root of their density or their molar mass। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न मतलब होता है कि बेटा बहना, बाहर निकलना, डिफ्यूज़ हो जाना। ठीक है, यानी बाहर निकलना, फ्लो करना। तो किसी भी गैस का जो डिफ्यूज़न होता है, फैलाव होता है, वो उस गैस की जो डेंसिटी है या उस गैस का जो मोलर मास है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि गैस की डेंसिटी या मोलर मास जितना ज़्यादा होगा गैस का डिफ्यूज़न उतना ही कम होगा, यानी गैस जो फ्लो करेगी, मूव करेगी, वो उतनी स्लो हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना कम। तो वही चीज़ इन्होंने बताया था। ठीक है, यानी कि क्या कहा था इन्होंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी और देयर मोलर मास। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d या प्रोपोर्शनल टू 1/√m। m मोलर मास है, d आपकी क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, फिर अगर हमें एक या 1 एंड मोर गैसेज हो तो हमें क्या करना होगा, इफ़ R1 एंड R2 आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज of molecular weight m1 and m2 and their densities d1 and d2 respectively। ठीक है, तो हमने गैसेस ले ली, दो गैसेस ली जिनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न R1 एंड R2 है और मॉलिकुलर मास m1 m2 है और उनकी डेंसिटी क्या है, d1 एंड d2 है। तो इस फॉर्मूले से हमारा क्या बन जाएगा बेटा, R1, ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूज़न को R से लिखते हैं तो R1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d1। इस तरह से R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन जो हमने R1 में R2 से क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा बेटा, R1/R2। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यहाँ पर भी यहाँ पर ही है, दोनों में सेम कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है तो इक्वल का सिंबल आता है और साथ में कांस्टेंट टर्म आता है। जब डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इक्वल टू, यानी R1/R2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 1/√d1 अपॉन 1/√d2। तो d2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी क्या आ जाएगा, √d2/d1। अब यही चीज़ अगर हमें मॉलिकुलर मास के फॉर्म में लिखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, m2/m1। यानी दो गैसेस हैं तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशियो होगा R1/R2 वो क्या होगा, डेंसिटी के रेशियो के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू √d2/d1 इज इक्वल टू m1/m2। ठीक, फिर क्या है बेटा, इफ़ V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस A diffused in time dt1 and V2 is the volume of gas B diffused in time t2। हमने क्या लिया, दो गैसेस ली जिनके वॉल्यूम V1 और V2 है और उनको डिफ्यूज़ होने में जो लगने वाला समय है वो क्या है, T1 एंड T2 है। तो हमें मालूम बेटा रेट इक्वल टू क्या होता है, V1/V/T। ठीक है, तो R इक्वल टू V/T होता है, तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, R1 इज इक्वल टू V1/T1 एंड R2 इज इक्वल टू V2/T2। तो हमने R1 और R2 को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और टाइम के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो R1/R2 अंडर रूट क्या बन जाएगा, m2/m1 और R1 R2 की वैल्यू रख ली तो क्या बन जाएगा बेटा, V1T2/V2V1। तो ये आपका ग्राहम्स लॉ है जिसको हम लोग अलग अलग टर्म के फॉर्म में यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये था डाल्टन्स और ग्राहम लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए।